कूढ़न, बुढ़ान, सरमन और कोराई 4 किसान भाई थे। चारों बहुत मेहनती, सुबह खेत में जाते और शाम तक काम करते। दोपहर में कूढ़न की बेटी खाना लेकर खेत में ही आ जाती, जहां पूरा परिवार मिलकर भोजन करता। एक दिन कूढ़न की बेटी को एक पत्थर मिला। वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, अनोखा पत्थर था, पारस पत्थर था। कूढ़न के मन में आया कि इस पत्थर का, इस संपत्ति का असली मालिक वहां का राजा है। कूढ़न उस पत्थर को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा भी कर्तव्यपरायण और धर्मशील था। उसने वो पारस पत्थर रखने से इनकार कर दिया और कूढ़न को वापस देते हुए बोला कि इसे ले जाओ, अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। कहानी कितनी सच है पता नहीं, लेकिन इतिहास को अंगूठा दिखाती ये कहानी मध्य भारत के एक बड़े हिस्से के लोगों के दिलों में बसती है। एक सरल सी बात भीतर गूंजती है, तालाब सिर्फ एक गड्ढा नहीं, अच्छे काम करते जाने का पर्याय है। ऐसी कई सारी कहानियों को सहेजा है अनुपम मिश्र की किताब आज भी खड़े हैं तालाब ने। जब अनुपम मिश्र की किताब आज भी खड़े हैं तालाब के पन्ने खुलते हैं तो ऐसा लगता है किसी किताब के नहीं, एक जीवित परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। बार बार एक ही भाव उभरता है, ये किताब हमारे दौर की उपनिषद है, जो उत्तर ही नहीं देती, प्रश्न भी जगाती है। प्रश्न भी कैसे, जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा है, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में नए किस्म की पढ़ाई पढ़ गए समाज ने इस इकाई दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। तालाब एक दिन में नहीं बनते, वे बनते हैं धीरे धीरे, कई हाथों से, कई पीढ़ियों के धैर्य से। किसी ने मिट्टी काटी, किसी ने पानी का रास्ता समझा, किसी ने किनारों को थामा, और फिर वहां सिर्फ पानी नहीं ठहरता, जीवन ठहरता है। अच्छे काम भी ऐसे ही होते हैं, शांत, निरंतर, बिना शोर के। इस किताब की आत्मा है इसकी सरलता, क्योंकि सरल लिखना आज शायद सबसे ज्यादा कठिन होता जा रहा है। ये लोक की कहानियां हैं और हम खामखा एकेडमिक हुए जा रहे हैं। किताब में एक जगह अनपूछी ग्यारस का जिक्र है। अनपूछी ग्यारस मतलब होता है कि वह दिन कि अब शुभ मुहूर्त के लिए किसी पंडित से नहीं पूछना है, किसी से सलाह नहीं लेनी है, बस काम शुरू कर देना है। ये अनपूछी ग्यारस तालाब बनाने वालों के लिए बड़ा खास दिन होता है और देश के कई बड़े हिस्सों में इस दिन तालाब खुदाई का काम शुरू होता है। बहुत जरूरी है कि हम लोग इस अनपूछी ग्यारस को जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें कि अच्छे काम करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, जब शुरू हो जाता है तभी वो मुहूर्त है। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा मुहूर्त तभी है जब आप सोच लें कि पेड़ लगाना है। गजधर, सिलवट, कोल, गोंड, ये नाम केवल पहचान नहीं है, ये उस ज्ञान के रूप थे जो मिट्टी, पानी और मौसम को पढ़ता था। कहाँ तालाब बनेगा, कैसे टिकेगा, पानी का स्वभाव क्या होगा, यह सब बिना किसी आधुनिक उपकरण के समझ लिया जाता था। एक प्रश्न उठता है, क्या आधुनिकता की दौड़ में ये समझ कहीं छूट गई है? तालाब केवल संरचना नहीं थे, वे स्मृति थे, पहचान थे। कुछ गांव ऐसे भी थे जहां तालाब किनारे बारात ठहरती थी और उसे जनमासा बना दिया जाता था। तालाब का नाम पड़ गया बाराती ताल। ऐसे ही दूल्हा ताल भी है। नियत तिथि को परिवार के लोग अपने लड़कों को लेकर तालाब के किनारे आते हैं, दोनों तरह के परिवार वहां पहुंचते हैं, देखा दाखी होती है और जीवन साथी चुन लिया जाता है। नाम पड़ गया दूल्हा ताल। इसी तरह से मगरमच्छ होता है, मगर ताल होता है। वो ताल का नाम किसी राजा के नाम पर ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उस तालाब में मगरमच्छ है तो उसे मगरा ताल ही कहेंगे। ऐसे ही गधा ताल भी होता है, गधा ताल। पर गधा ताल का मतलब ये नहीं कि उसमें गधा रहता है। एक गधे के ऊपर रखी गई मोटी रस्सी, माना जाता है कि एक गधा जितनी रस्सी का वजन सहन कर सकता है, एक मोटी रस्सी का, उस रस्सी के बराबर की गहराई वाले ताल को गधा ताल कहते हैं। ऐसे कई सारे अनोखे नाम, सैकड़ों नाम, उन नामों के पीछे की कहानियाँ, उन नामों के पीछे की लोक संस्कृति, जीवन से जुड़ी चीज़ें, सोच, वो सब कुछ इस किताब में शामिल है। जैसे अमराई के आसपास हो तो अमरा ताल, जिसके पाल में पीपल लगा हो वो पिपहरा ताल। बस यूं ही बातचीत में उसके स्वभाव से तालाब का नाम रख दिया जाता था। एक बड़ी रोचक कहानी है भोपाल ताल की।
कहते हैं ना, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। 11वीं सदी में राजा भोज ने इस तालाब को बनवाया था। 365 नदी नालों से इसका कनेक्शन था और तकरीबन 15वीं सदी में होशंग शाह ने इस तालाब को तोड़ा। कहते हैं कि होशंग शाह को इस पूरे तालाब को तोड़ने में 3 महीने का समय लगा था। जब ये तालाब टूटा तो 3 साल तक इसका पानी बाहर की तरफ बहता रहा और 30 साल तक इसके आगर में दलदल मौजूद रहा। आज भी मालवा भोपाल क्षेत्र के आज सबसे शानदार गेहूं इसी तालाब के आगर में होता है। इतना बड़ा था भोपाल ताल। ये कहानी भी इस किताब में अनुपम जी ने सहेजी है। हर तालाब का एक नाम होता था, हर नाम के पीछे एक कहानी। शायद इसीलिए उन्हें बचाया भी गया, क्योंकि वे कुछ नहीं थे, वे बस अपने थे। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, एक असहजता साथ चलने लगती है। तालाब खत्म क्यों हुए? उत्तर दूर नहीं, हमारे भीतर ही छुपा है। हमारी नीतियों में, हमारे प्राथमिकताओं में, हमारे विकास की उस परिभाषा में जिसमें जड़ों को स्थान थोड़ा कम दिया गया है। पुस्तक के पन्नों में जहाँ तालाबों की सामूहिकता उभरती है, वहीं एक गहरी कमी का एहसास होता है। हमने सिर्फ जल स्रोत नहीं खोए, साथ मिलकर काम करने की संस्कृति भी कहीं पीछे छूट गई। तालाब कभी किसी एक का था ही नहीं, वो पूरे समाज का था। हर हाथ उससे जुड़ा था, हर जीवन उससे जुड़ा था। आज ये हम कहीं धुंधला सा क्यों गया है? आज भी खड़े हैं तालाब सिर्फ अतीत की बात नहीं करती, ये एक आईना है जो दिखाता है कि क्या खोया, और एक संभावना भी कि क्या अब भी बचाया जा सकता है। और आज भी तालाब खड़े हैं तो शायद ये समझ कहीं शेष है। बस जरूरत है उसे फिर से याद करने की, उसे जीने की। ये किताब कई प्रकाशकों ने छापी है। अनुपम जी ने अपने जीवन काल में ही इस किताब को रॉयल्टी फ्री कर दिया था। उन्होंने कभी इस किताब से कमाई करने की इच्छा नहीं जताई और कोशिश की कि किताब समाज के लोगों तक पहुंचे। तो कई प्रकाशकों ने इसे छापा है। आप इसे पढ़िए, इसे लीजिए, जहाँ से आसानी से मिल जाए वहाँ से लीजिए। ऑनलाइन उपलब्ध है ये किताब। यदि पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है तब भी इस किताब को अपने पास रखिए। ये किताब आपके घर में सकारात्मकता लाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, ये किताब हमारे दौर का उपनिषद है।